सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C56 रॉकेट से सिंगापुर के 360 किलोग्राम वजनी उपग्रह जिसका नाम है DSSAR सहित 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। ये जो एक सैटेलाइट है ना इसका, इन सातों में से जिसका नाम है DSSAR, ये खराब मौसम में भी काम करने में सक्षम है। तो अभी PSLV C56 रॉकेट से हमने सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। अच्छा, इससे पहले हमने PSLV C55 के थ्रू भी सिंगापुर के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था और PSLV C54 रॉकेट से हमने भूटान के उपग्रहों को लॉन्च किया था। एक याद रखना, GSLV F12 इस रॉकेट से हमने NVS-01 उपग्रह को लॉन्च किया। ये नेविगेशन की सेकेंड जनरेशन का पहला रॉकेट है। और SSLV D2 इस रॉकेट के जरिए हमने एक तो आज़ादी सेट उपग्रह और EOS-07 उपग्रह को लॉन्च किया था। वैसे आप जानते हो अभी हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ यहीं से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और किस रॉकेट के थ्रू? तो LVM-3M4 जिसे हम बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। आप बता सकते हो अभी दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JUICE-2 को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। देखो, इसरो की बात करें, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में और इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ है। इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड IVF डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जुलाई को। तो IVF यानी कि इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे आम बोलचाल में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। तो बांझपन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस तकनीक के बारे में पीड़ितों को जागरूक करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है 25 जुलाई को। अच्छा, 25 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि इसी दिन 1978 को IVF के जरिए पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का या पहले बच्चे का जन्म हुआ था इसी तकनीक के जरिए। इसीलिए हर साल 25 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। अब आप पूछोगे कि उस पहली बच्ची का नाम क्या था, यानी कि पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम? तो आंसर होगा लुइस ब्राउन। ये आपने नाम जरूर सुना होगा। तो इस प्रश्न से याद रखना है, वर्ल्ड IVF डे हमने मनाया कब? 25 जुलाई को। चलो फिर एक बार और हम जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करें। देखो, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे हमने मनाया, 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस था, GST डे मनाया हमने 1 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जो कि जुलाई के पहले शनिवार को होता है, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस है, 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे है, 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे हो गया, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हो गया, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस है, 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस हो गया, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस हो गया, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे हो गया, 20 जुलाई को एक तो वर्ल्ड चेस डे हो गया, 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे हो गया, तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस इनकम टैक्स डे, 26 जुलाई को कारगिल दिवस, 26 जुलाई को हमने मैंग्रोव संरक्षण दिवस मनाया, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, फिर 28 जुलाई को ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे हो गया और 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस हमने मनाया। तो ये जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज, जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है इसी तरह से पूरे महीने भर उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराता हूँ ताकि महीने का एंड होते होते ये सारे डेज आपको रट जाए, आपको याद हो जाए। मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ, बाकी आप अपनी तरफ से कितना मेहनत करते हैं इन चीज़ों को याद करने के लिए वो आप पे निर्भर करता है। तो जब भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ आप बस इतना सा काम कर लिया करें, साथ साथ बोला करें, आपको ये याद हो जाएंगे, सच बता रहा हूँ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी ये कहाँ पे खोली जाएगी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश ये जल्दी अपने पहले ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को मध्य प्रदेश स्टेट ई स्पोर्ट्स अकादमी के नाम से लॉन्च करने वाला है,
जिससे युवा ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को पेशेवर स्तर तक पहुंचने के लिए एक अवसर और मंच प्रदान किया जाएगा। और इसमें 80% सीटें मध्य प्रदेश के गेमर्स के लिए रिजर्व होंगी, बाकी 20% देश भर के गेमर्स के लिए खुली हैं। तो इस ई स्पोर्ट्स अकेडमी का मुख्य उद्देश्य है उन खेलों को प्रोत्साहित करना जो एशियन गेम्स और ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किए जाते हैं। अच्छा, गेमिंग से एक प्रश्न आपसे और पूछूं, कि आपको याद हो तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र एक्सेलेंस सेंटर ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो पढ़ा था हमने शिलोंग में। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में एमपी। देखो, इसकी कैपिटल भोपाल है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको यहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। वैसे आपको याद है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताओ किस राज्य से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शहडोल से। और मिशन का लक्ष्य क्या है? 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना। वैसे अभी हमने पढ़ा भी था कि EPR एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इंदौर। वैसे हमने पढ़ा मध्य प्रदेश का भी 54वां जिला भी बनने वाला है, नागदा बनेगा ये उज्जैन से अलग होके। इससे पहले 53वां तो बन चुका है, कौन सा? मऊगंज, वो रीवा जिले से अलग होके बना था। और अभी तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य ये मध्य प्रदेश ही है। अभी चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में मध्य प्रदेश टॉप पे रहा था। कौन सा शहर मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर, सोलर सिटी बनेगा? और ये देश का दूसरा भी होगा, तो आंसर होगा सांची। अभी 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था इंदौर में, जिसमें चीफ गेस्ट रहे थे गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को अभी GI टैग मिला। उससे पहले मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को GI टैग मिला था। मध्य प्रदेश के मुरैना की गजक को GI टैग मिला अभी। अच्छा बताओ, भारत का पहला पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा बना? मध्य प्रदेश का मंडला। अभी ईरानी ट्रॉफी 2023 को शेष भारत ने जीता मध्य प्रदेश को हरा के। उसी तरह से अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें टॉप पे रहा महाराष्ट्र। और डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर ये इंदौर बना। और भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय ये कहाँ बना? तो आंसर होगा इंदौर में। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए मध्य प्रदेश से, इनको ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रही बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। एक्चुअली में ये योजना पहले से ही उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य के सभी 75 जिलों में 5000 बच्चों की मदद के लिए इस बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया जाएगा। अब क्या है ये योजना? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो बाल श्रम को समाप्त करना और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें स्कूल भेजना, यही इसका उद्देश्य है। क्या होता है इसमें अगर लड़का है, मतलब वो बच्चा लड़का है, वो स्कूल जाएगा तो उसे हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे, और वो लड़की है तो उसे 1200 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा ये जो बच्चे हैं ये श्रमिक परिवार के होने चाहिए। ये कंडीशन रखी है कि श्रमिक परिवार के अगर ये बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं में पास हो जाते हैं तो उन्हें 6000 रुपये की प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगी। मतलब वो हर महीने के मिल रहे हैं वो तो अलग है, और अगर 8वीं 9वीं कक्षा में वो है और अगर पास हो जाएंगे तो 6000 रुपये अलग से मिलेंगे। तो मतलब श्रमिक परिवार के जो गरीब बच्चे होते थे, जो गरीब परिवार के बच्चे होते थे, जिनके माँ बाप के पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है और घर में तंगी चल रही है, पैसे की कमी है, तो अपने बच्चों को काम धंधे पे रख देते हैं, उनसे श्रम कराते हैं, लेबर का काम करवाते हैं। तो सरकार ने कहा कि इनको श्रम मत करवाओ, इनको स्कूल भेजो, हर महीने इनको पैसे हम देंगे और अच्छे से इनको स्कूल पढ़वाओ। अगर ये 8वीं 9वीं 10वीं में पास हो जाते हैं तो हम 6000 रुपये अलग से देंगे। क्योंकि कई बार होता है ना, जो गरीब परिवार होते हैं वो कहते हैं कि अगर इनको हम स्कूल भेज देंगे तो हमारी पैसे की जो ज़रूरत है वो कैसे पूरी होगी। भाई बच्चा अगर काम करने जाता है तो 2 पैसे कमा करके लाता है, कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। तो सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, मतलब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, हम उसके भी पैसे देंगे, बस आप इनको स्कूल तो भेजो। तो यह है बाल श्रमिक विद्या योजना। अब अगर क्रैक एग्जाम चैनल पे आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो या पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो अब आपको पता चलेगा कि क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ने के फायदे क्या है। जो डेली पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता है, अगर कोई पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन्हें बताता हूँ। अब यहाँ पे श्रमिक से संबंधित वो सभी इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो किसी न किसी राज्य में चलती है।
जैसे कि एक तो ये हो गया हमारा जो हमने अभी पढ़ा, बाल श्रमिक विद्या योजना, आपने कहा उत्तर प्रदेश। अभी कुछ समय पहले अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू की थी, किसने? गुजरात ने। श्रमिक मित्र योजना भी है जो दिल्ली सरकार की है। एक विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना शुरू की थी, किसने? राजस्थान ने। एक मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण योजना शुरू की थी, किसने? त्रिपुरा ने। और श्रमिक से याद आएगा विश्व श्रमिक दिवस भी होता है, कब? 1 मई को। तो ये योजनाएं भी याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अदानी ट्रांसमिशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। तो अभी अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड कर दिया है। ये देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है जिसके एमडी सीईओ हैं अनिल सरदाना। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि अदानी ट्रांसमिशन को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। एक और प्रश्न पूछूं मैं आपसे, बताओ अभी किस कंपनी ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा अदानी ग्रुप ने। और किस देश को देगा ये बिजली? बांग्लादेश को। कहाँ से, मतलब प्लांट कहाँ है? तो झारखंड के गोड्डा में जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वहाँ से। तो ये 2 पॉइंट्स भी इससे संबंधित हैं अदानी से, इनको भी ध्यान रखना। और अडानी ग्रुप के मेन हेड कौन है? गौतम अडानी, आप सभी जानते हो। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए? तो आंसर होगा सीकर। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर से कुल 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र ये राष्ट्र को समर्पित किए। अच्छा, इन प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों को उनके ज़रूरत से संबंधित जो जानकारी है वो प्रदान करना, जैसे कि खेतों में कौन सा उर्वरक अच्छा है, कौन से बीज अच्छी क्वालिटी के हैं, उर्वरकों के परीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना। तो इन सब से संबंधित जो भी जानकारियां होंगी वो इन केंद्रों से मिल पाएगी किसानों को, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सल्फर लेपित यूरिया का भी शुभारंभ किया है, जिसे गोल्ड यूरिया नाम से जाना जाता है। इसके प्रयोग से मिट्टी में सल्फर की कमी दूर होगी। और एक योजना मैं आपको याद दिलाऊं तो प्रधानमंत्री किसान योजना, आपको पता है ना, यहाँ पे किसान का मतलब होता है किसान सम्मान निधि योजना। इसमें हर साल किसानों को साल में 3 किस्तों के रूप में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप बताओ चलो पहले कि बताओ राजस्थान में कहाँ से उन्होंने जल जन अभियान शुरू किया था? तो इसका उत्तर होगा सिरोही से। तो सीकर और सिरोही में कंफ्यूज मत हो जाना भाई, जो राजस्थान के हैं वो तो नहीं होंगे, लेकिन बाहर वाले हो सकते हैं एक आध बार कि यार मिलते जुलते नाम लग रहे हैं। तो सीकर अलग है, सिरोही अलग है, तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी टाटा मोटर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजेश कन्नन को। तो अभी राजेश कन्नन ये टाटा मोटर्स के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अच्छा देखो, बाकी टाटा से संबंधित जो इसकी सब्सिडरीज हैं, जो अलग अलग कंपनीज हैं टाटा की, उनके अपॉइंटमेंट अभी हुए थे, वो मैं आपको रिवाइज करा दूं। जैसे अभी टीसीएस के सीईओ बने कौन? के कृतिवासन। अभी आर मुकुंदन ये टाटा केमिकल्स के एमडी सीईओ बने, और प्रवीर सिन्हा ये टाटा पावर के एमडी सीईओ बने। वैसे टाटा ग्रुप की स्थापना होती है 1868 में, मुंबई में मुख्यालय है, और इसके फाउंडर थे जमशेद जी टाटा। और टाटा सन्स के जो अध्यक्ष हैं कौन? एन चंद्रशेखरन। अभी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको मिला था, जिसे कहते हैं शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा गोवा में। तो गोवा में दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दूं कि ये द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता दुनिया में पुरुषों के लिए सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित प्रतियोगिता है। अच्छा, मिस्टर इंडिया से याद आया, अभी मिस इंडिया कौन रही है? मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर आप ही लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं आपको हिंट दे दूं, ये कोटा राजस्थान से है, बाकी उनका नाम तो आप ही बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए,
हाल ही में लद्दाख का पहला महिला पुलिस स्टेशन ये कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा कारगिल। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लद्दाख का पहला पुलिस स्टेशन ये कारगिल में खोला गया है। अच्छा, पुलिस से 2-3 प्रश्न मैं आपको कराऊं तो आपको याद होगा FIR आपके द्वार योजना, ये किसने शुरू की थी? मध्य प्रदेश ने। और वर्ष 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार मिला था उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का थाने को। और अभी छत्तीसगढ़ की पुलिस के निस्ता अभियान को अमेरिका का प्रतिष्ठित IACP पुरस्कार भी मिला था। और अभी किस राज्य की सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। ये ज़्यादा पुराने प्रश्न नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी 2023 में करंट अफेयर्स में पढ़े थे। अगर आपको याद हो तो ये वही प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अभी वैसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान से भी सम्मानित किया था। वैसे बात तो यहाँ पे लद्दाख की भी हो रही है, तो लद्दाख के गवर्नर कौन है या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। और आपको याद हो तो अभी भारतीय सेना ने अग्नियास्त्र 1 एक्सरसाइज का आयोजन किया था लद्दाख में। और अभी टाइम्स की 2023 के दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थलों को चुना गया, एक तो उड़ीसा का मयूरभंज और दूसरा लद्दाख। और शिंकुला दर्रा ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि लद्दाख में इसी शिंकुला दर्रे पर शिंकुला टनल बनेगा जिसकी लंबाई होगी 4.1 किलोमीटर। ये 2025 तक बनकर तैयार होगा। और भारत का पहला डार्क नाइट स्काई सेंचुरी बनेगा लद्दाख में ही। और लद्दाख ने पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी भी की है। कहाँ पे? पेगोंग झील पे। और लद्दाख में एक झील है जिसका नाम है याया तसो। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अभी इसी साल नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था लेह लद्दाख में, जिसको ITBP ने जीता था लद्दाख स्काउट्स को हरा के, आपको याद होगा। और अभी लेह हवाई अड्डा ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना। और देखो लद्दाख में आपको हेमिस नेशनल पार्क भी मिलेगा जो कि स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। स्नो लेपर्ड याद रखना लद्दाख का अभी स्टेट एनिमल भी बना है, राजकीय पशु, जिसे हिंदी में बोलेंगे हिम तेंदुआ। और यहाँ का राजकीय पक्षी है काले गर्दन वाली क्रेन। इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अश्वमेध देवी को। अश्वमेध देवी ये बिहार के उजियारपुर की पूर्व सांसद हैं और अभी इन्हीं को बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा राजेंद्र कुमार को बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बने हैं शंभू कुमार सुमन। तो बिहार राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। वैसे राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा है। इस आयोग की स्थापना होती 1992 में और इसकी पहली अध्यक्ष थी जानकी पटनायक, इनका भी निधन हो गया। वैसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी मेघना अहलावत। CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी नंदा थम्बी कलाई सेल्वी। और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष बनी थी अभी सुधा शिव कुमार। और आपको पता है ये सारे क्वेश्चन करने के बाद फटाफट सीरीज में मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर के रिवाइज भी कराता हूँ और आपका टेस्ट भी लेता हूँ। लेकिन आज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्या कारण है? तो सिंपल सा कारण है कि शीट तैयार नहीं हो पाई। शीट तैयार करने का मुझे टाइम मिल नहीं पाया आज। और गाइज आप लोग देखो यार, बिल्कुल वीडियोस को रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहे हैं अपने, क्या बात है। अब तो फटाफट सीरीज भी लेकर के आ गए जिसमें आपका टेस्ट भी लिया जाता है, हाथों हाथ आपका रिवीजन भी करा दिया जाता है। फिर भी पता नहीं आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करा करें, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसे तो एक ना एक दिन तो हौसला टूट ही जाएगा। क्योंकि जब आप लोग के कमेंट पढ़ता हूँ ना, तो उसमें से कई स्टूडेंट लिखते हैं कि इतना अच्छा कंटेंट है, हम इसे शेयर नहीं करेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। बड़ा दुख होता है यार। एक वो नई ऊर्जा आती है ना, कुछ नया करने की, कुछ कर गुजरने की जो ऊर्जा आती है ना, वो सब खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है यार कैसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सेल्फिश लोगों के साथ, कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे लोग हैं यार। खैर जो समय करवाएगा वो तो हमें करना ही है। बाकी अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा। वैसे भी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ और क्विज आपको मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे PDF पे मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न पूछा था IPCC के नए अध्यक्ष बने कौन? जिम स्केया।
फिर पूछा संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, तो आंसर होगा भारत। फिर पूछा G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा गोवा में। फिर पूछा किस राज्य में सोनी परियोजना शुरू की गई, गुजरात में। फिर पूछा क्रेच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। फिर पूछा वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, बंगलुरु। फिर पूछा मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया, 30 जुलाई को। फिर पूछा कारगिल एक यात्री की जुबानी नाम की बुक को लिखा ऋषि राज ने। फिर पूछा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी, केसी फेयर। और फिर पूछा जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, आंसर होगा चाइना में। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो इसका तो उत्तर होगा उपयुक्त सभी, नरगिस, एला है और नीलोफर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।